हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब स्टडी क्लासेस। सो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट मैनेजमेंट। कॉमर्स का मिनी मॉक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। इस पर्टिकुलर सेशन में हम 25 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे उन टॉपिक से जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के सिलेबस में हैं। वो टॉपिक्स जो कॉमर्स में भी हैं, मैनेजमेंट में भी हैं, उनकी प्रैक्टिस के लिए आप कॉमर्स वाला मिनी मॉक प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के सिलेबस में है, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस वाला पार्ट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, असर्शन रीजन का ये सवाल है। असर्शन कह रही है कम्युनिकेटिंग अ फर्म्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ की कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी एंड इन्वेस्टर रिलेशंस, और रीजन कह रहा है गवर्नेंस रेफर्स स्पेसिफिकली टू द सेट ऑफ रूल्स, कंट्रोल्स, पॉलिसीज एंड रेजोल्यूशंस पुट इन प्लेस टू डायरेक्ट कॉर्पोरेट बिहेवियर। आपको यहाँ पर बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। क्या हमारा रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, या फिर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। असर्शन गलत है या रीजन गलत है। सो असर्शन हमारी कह रही है कि जो हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसके बारे में कम्युनिकेट करना है कि कंपोनेंट होता है हमारे कम्युनिटी और इन्वेस्टर रिलेशंस का। और गवर्नेंस का यहाँ पर मतलब दिया हुआ है कि कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कंट्रोल्स हैं, पॉलिसीज हैं, रेजोल्यूशंस हैं जो कॉर्पोरेट बिहेवियर को एक तरह से डायरेक्ट करते हैं। सो क्या होगा इसका राइट आंसर? Right answer of the question will be option number 1. Both assertion and reasons are true and R is the correct explanation of assertion. So देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कम्युनिकेट करना, फर्म की जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो एक की कंपोनेंट होता है कम्युनिटी और इन्वेस्टर रिलेशंस का। आप अपने इन्वेस्टर्स के साथ, अपनी जो ओवरऑल कम्युनिटी है जो जुड़ी हुई है आपके बिजनेस के साथ, उसके साथ एक अच्छा रिलेशन आप बनाना चाहते हैं। सो आप अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में उन्हें बताते हैं, उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं कि हम किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करते हैं, कौन कौन से सेट ऑफ रूल्स हम फॉलो करते हैं। ये सब कुछ हमारी गवर्नेंस में आएगा। क्या क्या हमारे कंट्रोल मेजर्स हैं, हमारी पॉलिसीज क्या हैं रिगार्डिंग कस्टमर्स, रिगार्डिंग अवर सप्लायर्स, रिगार्डिंग द ओवरऑल एनवायरमेंट, राइट। और जो भी रेजोल्यूशंस हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी को हम यहाँ पर गवर्नेंस में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इंक्लूड करते हैं। जो ओवरऑल किसी भी कंपनी का जो कॉर्पोरेट बिहेवियर होता है कि किस तरह से वो एक्ट करेगी इन एन बिजनेस एनवायरनमेंट, उसको वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट करता है। तो हमारी दोनों ही यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आपको बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स इनमें से कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन दिया हुआ है ले सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, promote ethical and responsible decision making. C option is safeguard integrity in financial reporting, respect the rights of shareholders. E is accept all kinds of beliefs of others, and F is recognize and manage risk. आपको बताना है कौन इसमें से कि कौन से प्रिंसिपल्स होंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए बी ई ओनली, बी सी ई ओनली, ए बी सी डी या फिर सी डी ई एफ। बट विल बी द राइट आंसर? सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी। सो देखते हैं ए बी सी डी क्यों है। तो हमसे पूछे गए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सबसे पहले बोला गया है ले सॉलिड फाउंडेशन फॉर मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट। सो बिल्कुल सही बात है, आपको एक सॉलिड फाउंडेशन चाहिए काम करने के लिए, और ये एक प्रिंसिपल है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। इथिकल और रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को प्रमोट करना, यस इट इज आल्सो प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कि जो भी हम डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, जो भी हम डिसीजंस ले रहे हैं, जो भी हमारी डिसीजन मेकिंग है वो रिस्पॉन्सिबल हो हमारी कंपनी में, वो किसी को हार्म ना करे और बिल्कुल इथिकल हो, जो सही है हम वही करें, कोई भी गलत एक्टिविटी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ना करें। सेफ गार्ड इंटीग्रिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बिल्कुल सही बात है, ये भी हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो जाएगा कि जो भी हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपने जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको हम अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे उसमें जो भी हमारी प्रोसेसेस हैं उसमें इंटीग्रिटी है, हम उन्हें गलत तरीके से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डी ऑप्शन है रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स, तो जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को रिस्पेक्ट एक पर्टिकुलर कंपनी को करना ही चाहिए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है हमारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। ई ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है एक्सेप्ट ऑल काइंड्स ऑफ बिलीफ्स ऑफ अदर्स। सो किसी पर्टिकुलर पर्सन के हर तरह के बिलीफ को एक्सेप्ट करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल नहीं हो सकता।
आप कहीं थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि दूसरों के बिलीफ की आपको रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन हर तरह का बिलीफ आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अगर कोई बहुत ज़्यादा कोई रेडिकलाइजेशन करना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा रेडिकल बिलीफ्स हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे नहीं है, ओवरऑल एनवायरनमेंट, ओवरऑल कम्युनिटी के लिए अच्छे नहीं है, तो उस तरह के बिलीफ्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा। और रिकॉग्नाइज एंड मैनेज रिस्क, ये प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है, ये हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड आएगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एंड मैनेज रिस्क नहीं है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा होगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज ए, बी, सी एंड डी। Third question is, an important way to look at dynamic marketing environment is to see it as composed of three types of forces. Which of the following is not one of such type of force? तो क्वेश्चन हमें यहाँ पर बोल रहा है कि एक डायनामिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट में तीन तरह की फोर्सेस होती हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फोर्सेस। तो हमें बताना है कौन सी फोर्स इनमें से नहीं है। चार हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं कि इन चारों में से कौन सी ऐसी फोर्स है जो नहीं होगी डायनामिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट की। ऑप्शन है एक्सटर्नल कंट्रोलेबल फोर्सेस, B is external partially controllable forces, C is internal controllable forces, and D is internal uncontrollable forces. So what will be the right answer? A, B, C only, B only, C only या फिर D only? तो सही जवाब हमारे थर्ड क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज डी ओनली। तो देखिए हमारी जो तीन मेन फोर्सेज यहाँ पर डायनामिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट में बताई गई हैं वो है एक्सटर्नल अनकंट्रोलेबल फोर्सेज। ऐसी फोर्सेज एक्सटर्नल कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि कोविड-19। अब कोविड-19 आ जाएगा तो उसको कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकती, वो कंपनी के हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, वो किसी भी कंपनी के हाथ में नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक फोर्स होती है, एक फैक्टर होता है डायनामिक मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। एक्सटर्नल पार्शियली कंट्रोलेबल फोर्सेस, तो कुछ ऐसे फोर्सेस, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं एक्सटर्नल जो पार्शियली कंट्रोलेबल होते हैं। पूरी तरह से आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पार्शियली आप कहीं ना कहीं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आने वाले टाइम में इकोनॉमी में रिसेशन आने वाला है, आप उसे अच्छे से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, तो कुछ तैयारी आप उसकी कर सकते हो। पार्शियली आप कंट्रोल कर सकते हो, पूरी तरह से आप रिसेशन को, बूम को, है ना, रिकवरी को, इन जो भी हमारी बिजनेस साइकिल होता है उसको आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप उसको कंट्रोल कर सकते हो अगर आप उसे प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। ठीक है, तो एक्सटर्नली पार्शियली अनकंट्रोलेबल फोर्सेस भी होती हैं। इंटरनल कंट्रोलेबल फोर्सेस, जो भी आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। आपकी मैनेजमेंट आपके हाथ में है, आपका फाइनेंस आपके हाथ में है, आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपके हाथ में है। एंड डी इज इंटरनल अनकंट्रोलेबल फोर्सेस। सो इंटरनल अनकंट्रोलेबल फोर्सेस नहीं होती हैं। जो भी इंटरनल फैक्टर्स होते हैं वो आप कंट्रोल पूरी तरह से कर सकते हो, आपकी पूरी हाथ में है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर वो आपकी कमी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ अ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी इज द मोस्ट रिस्की। तो हमसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ स्ट्रेटजी में कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा रिस्की मानी जाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, market penetration या फिर diversification? This is a easy question, but will be the right answer of this question. सही जवाब हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्यों? क्योंकि जब आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में। जब भी आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो मार्केट में, आप नए मार्केट में एंटर कर रहे हो, नया प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हो, तो वहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। मे बी ये पॉसिबल है कि आप जो भी नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हो कस्टमर से एक्सेप्ट ही ना करें, आपका जो प्रोडक्ट है वो चले ही ना। ठीक है, तो सबसे जो रिस्की स्ट्रैटेजी हमारी होती है वो डाइवर्सिफिकेशन होती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट पेनिट्रेशन, ये एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफिकेशन रिस्की नहीं होती हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होती है? जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हो एग्जिस्टिंग मार्केट में। मार्केट डेवलपमेंट होती है जब आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नए मार्केट में लेकर के जाते हो। और मार्केट पेनिट्रेशन होती है जब आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसे आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ही उतारते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो गेन करने की कोशिश करते हो। ठीक है, और डाइवर्सिफिकेशन होती है जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी नया है और मार्केट भी नया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लेवल ऑफ स्ट्रेटजी इन आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड मार्क द करेक्ट आंसर। तो आपके सामने यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अबाउट द लेवल ऑफ स्ट्रेटजी। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही है, कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज ए कंप्लीट प्लान रिलेटिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस यूनिट्स resources allocated to different functional divisions to achieve overall objectives of the firm. Second statement है, business level is the overall action plan including all the functions executed by different units. And third statement is, functional level strategy deals with defining objectives of one specific function and coordinating various operations among functions in order to achieve the SBU, which means strategic business unit and corporate level objectives। तो आपको बताना है इस इन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। थोड़ी सी लेंथी स्टेटमेंट है, टेक योर टाइम एंड टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर। सही आंसर हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट एंड 3 इज करेक्ट। सो देखते हैं ऐसा क्यों है। तो पहली स्टेटमेंट बोल रही है, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी इज ए कंप्लीट प्लान रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस यूनिट, रिसोर्सेज एलोकेटेड टू डिफरेंट फंक्शनल डिविजन्स टू अचीव ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। सो देखिए ये जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दी हुई है, ये हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात यहाँ पर नहीं कर रही है। हम यहाँ पर फंक्शनल डिविजन्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो है वो यूनिट्स रिसोर्सेज को एलोकेट करने की बात कर रहे हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो जब हम फंक्शनल लेवल के ऊपर बात करते हैं तो ये हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी है। यहाँ से आपको नाम से ही पता चल जाएगा, फंक्शनल लिखा हुआ है तो ये एक फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी है, ना कि कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। सेकंड स्टेटमेंट है, बिजनेस लेवल इज द ओवरऑल एक्शन प्लान इंक्लूडिंग ऑल द फंक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय डिफरेंट यूनिट्स। ये भी हमारी फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाएगी। एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारी बिल्कुल करेक्ट है, जो कह रही है कि फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी डील्स विद द डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव वन स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो भी हमारी स्ट्रेटजी एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर रही है, दैट इज अ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, जिसकी फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एक्सेट्रा एंड कोऑर्डिनेटिंग वेरियस ऑपरेशंस अमंग फंक्शंस इन ऑर्डर टू अचीव एसबीयू एंड कॉर्पोरेट लेवल ऑब्जेक्टिव्स। और हम उसमें क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि जो भी हमारी एसबीयू, जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है, उसके ऑब्जेक्टिव्स और हमारे जो कॉर्पोरेट लेवल के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम अचीव कर सकें। तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास दी हुई है, सिर्फ यही करेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पर इनकरेक्ट हैं, इसलिए राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। Next question is, consider the following statements about various schools in strategic management and mark the correct answer। तो वेरियस स्कूल्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जिनको हेनरी मिन्सवर्ग ने दिया हुआ है, उनके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डिजाइन स्कूल ऑफ स्ट्रेटजी व्यूज स्ट्रेटजीज डेवलपमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन वेयर इट इज अबाउट अचीविंग ए फिट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एबिलिटी एंड एक्सटर्नल पॉसिबिलिटीज। सेकंड स्टेटमेंट इज, Power School influenced by Michael Porter's idea that stress that strategy is dependent on the way that company is positioned in the market and industry. Third statement is, in the culture school strategy is seen as unique pattern and the process of strategy formation is new, informal and unorganized। So आपको यहाँ पर बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। लेंथी स्टेटमेंट्स हैं, इन सभी स्टेटमेंट्स को पढ़िए और इसका आंसर बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विच इज स्टेटमेंट 1 एंड 3 एंड आर करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है ये डिजाइन स्कूल के बारे में है, बिल्कुल सही यहाँ पर ये बात कर रहा है। सेकंड जो स्टेटमेंट दी हुई है ये पावर स्कूल की बात नहीं है, ये पोजिशनिंग स्कूल की बात है। पोजिशनिंग स्कूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द माइकल पोर्टर्स आइडिया, नॉट पावर स्कूल। एंड द कल्चरल स्कूल के बारे में अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही यहाँ पर ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। स्ट्रेटजी फॉर्मेशन इज न्यू, इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो कल्चर स्कूल के बारे में यहाँ पर ये सही से लिखा हुआ है, तो 1 एंड 3 ये स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाएंगी, जबकि सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का यहाँ पर सवाल है, द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट्स लेज फाउंडेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन।
रीजन कह रहा है द इंटेंट एस्टेब्लिशेस द विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। बोथ असर्शन और रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर दोनों करेक्ट हैं लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। assertion is correct and reason is incorrect, and fourth option is reason is correct and assertion is incorrect. So what will be the right answer? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो असर्शन हमारी यहाँ पर कह रही थी द हायरार्की ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट लेज फाउंडेशन फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी स्ट्रेटेजिक इंटेंट होता है उसकी जो हायरार्की है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है, हमारे विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होती है उसकी फाउंडेशन है। तो बिल्कुल सही बात है। और उसको यहाँ पर रीजन दिया हुआ है कि इंटेंट में हम क्या क्या एस्टेब्लिश करते हैं, विजन, मिशन, बिजनेस डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स। तो बिल्कुल ये भी यहाँ पर सही स्टेटमेंट है और रीजन यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Next question is with reference to the characteristics of business environment consider the following statements। तो कुछ statements हमारे पास यहाँ पर दी हुई हैं with reference to the characteristics of business environment। हमें यहाँ पर बताना है कौन सी statements correct हैं, कौन सी statements incorrect हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है वो बतानी है। सो आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि इनकरेक्ट कौन सी है और करेक्ट आपको यहाँ पर बताना है। और अगर सभी करेक्ट हैं तो आप मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4। तो ए स्टेटमेंट है हमारे पास एनवायरमेंट इज ए मिक्सचर ऑफ सम फ्यू फैक्टर्स विच आर कॉन्स्टेंटली changing. B option is it is not necessary that any particular change in environment should affect all the businesses in a similar manner. C option is every change in environment has both short-term and long-term impact on business. And D option is factors like political, economic, legal, social, cultural, technological are external factors of business environment. So tell me what is the right answer of this particular question. Option number 1 is A, C, D only. 2 is B and C only, 3 is B, C, D only, and D is A, B, C and D. तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विच इज बी, सी, डी ओनली। सो देखते हैं ऐसा क्यों है। तो हमें यहाँ से पूछा गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर सही दी हुई हैं ये हमें यहाँ पर बताना था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है वो कह रही है कि एनवायरनमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ सम फ्यू फैक्टर्स विच आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। सो देखो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक बिजनेस एनवायरनमेंट में जो कॉन्स्टेंटली चेंज करते हैं, बट यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ है ना फ्यू, ये स्टेटमेंट को गलत बता देता है। देर आर नॉट फ्यू फैक्टर्स, राइट। देर आर मैनी फैक्टर्स इन बिजनेस एनवायरनमेंट जो इफेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर बिजनेस को। तो इसलिए स्टेटमेंट ए हमारी यहाँ पर गलत हो जाएगी। बी स्टेटमेंट बोल रही है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट एनी पर्टिकुलर चेंज इन एनवायरनमेंट शुड इफेक्ट ऑल द बिजनेसेस इन अ सिमिलर मैनर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहा है वो सभी बिजनेसेस को एक जैसा इंपैक्ट नहीं करेगा। एवरी चेंज इन एनवायरनमेंट हैज बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग रन इंपैक्ट। बिल्कुल सही बात है। जो भी चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं कुछ के इफेक्ट शॉर्ट टर्म होंगे तो कुछ के लॉन्ग टर्म होंगे। और जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं ये बिल्कुल सही बात है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। इसलिए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बी, सी एंड डी ओनली। Next question is Marisona is a company producing clothes for men, women and children and selling their products in the New Delhi region. The CEO of the company decided that we should increase the market share of the company and broaden the company's area of operation. So they decided to produce cosmetics and decided to sell in New Delhi as well as in neighboring states. The above scenario is describing which segment of ENSOF growth matrix. तो case study टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने। बोला जा रहा है कि एक कंपनी है मैरिसोना जो क्लोथ्स को प्रोड्यूस करती है मेन, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए और अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है न्यू दिल्ली के रीजन में। अब सीईओ ऑफ जो कंपनी के हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि उन्हें कंपनी का मार्केट शेयर इंक्रीज करना है और जो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो भी इंक्रीज करना है। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस करेंगे और उसे दिल्ली और नेबरिंग स्टेट्स में जो है वो सेल करेंगे। तो ये जो सिनेरियो, ये जो हमें केस दिया हुआ है, ये हमारे एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के कौन से सेगमेंट को यहाँ पर शो कर रहा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन या फिर मार्केट पेनिट्रेशन। बट विल बी द राइट आंसर।
राइट आंसर विल बी डाइवर्सिफिकेशन। सो डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है, जब आप जो भी हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, उनसे हटकर हम कुछ नए प्रोडक्ट्स अपने पोर्टफोलियो में लेकर के आते हैं और नए मार्केट में उनको बेचते हैं, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी नया हो जाता है और हम नए मार्केट में भी एंटर कर रहे हैं। तो इस केस में आप देखेंगे तो यही हो रहा है। मैरिसोना जो एक कंपनी है जो पहले क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रही थी मैन वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, यानी कि पहले उनका जो प्रोडक्ट था वो क्लोथ्स था, ठीक है, मैन वुमेन और चिल्ड्रन को वो टारगेट कर रहे थे और न्यू दिल्ली रीजन में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे थे। अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो कॉस्मेटिक्स भी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे और न्यू दिल्ली के साथ साथ नेबरिंग स्टेट्स में भी वो उनको सेल करेंगे। तो प्रोडक्ट भी नया हो गया क्योंकि वो कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एरिया भी उनका नया हो गया क्योंकि दिल्ली के साथ साथ वो नेबरिंग स्टेट्स में भी उनको सेल कर रहे हैं। तो दिस इज द केस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। Next question is, Sam is an entrepreneur and running a business enterprise which is producing paint. They are getting crude oil from a company named ABC Oil Limited, which is in the business of providing crude oil as a raw material for the all paint industry. It was not beneficial to get crude oil from the ABC Oil, so company of Sam acquired the ABC Oil Limited so they can diversify in the business and have control over the supply of raw material. The strategy used in the above scenario is called। तो एक केस आपके सामने दिया हुआ है कि सैम है एक एंटरप्रेन्योर है जो एक एंटरप्राइज को रन कर रहा है, एक बिजनेस एंटरप्राइज को रन कर रहा है जो पेंट को प्रोड्यूस करती है और रॉ मटेरियल वो यूज करते हैं क्रूड ऑयल को। सो क्रूड ऑयल उनको जो सप्लाई करती है उस कंपनी का नाम है एबीसी ऑयल लिमिटेड और ये जो जो पर्टिकुलर कंपनी है ये क्रूड ऑयल जो है वो सप्लाई करती है एज ए रॉ मटेरियल। सो जो सैम की कंपनी है उसके लिए बेनिफिशियल नहीं है कि वो क्रूड ऑयल जो है वो परचेज करे एबीसी ऑयल लिमिटेड से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो एक्वायर कर लेंगे इस पर्टिकुलर बिजनेस को, जो भी क्रूड ऑयल सप्लाई करने का काम है, जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का जो सोर्स है जो कंपनी वहां से लेकर के आ रही है उस कंपनी को एक्वायर कर लेंगे। इससे उनकी डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो क्या यूज हो रही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन या फिर नन ऑफ द एबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो सही जवाब हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विच इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। सो बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होती है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब होता है जब कोई कंपनी ऐसे बिजनेस में उतरती है जो उसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि वो अपने जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने के जो सोर्स हैं, जो भी कंपनीज उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है वो उसके ऊपर अपना कंट्रोल चाहते हैं, तो उस केस में बैकवर्ड इंटीग्रेशन को कंपनीज यूज करती हैं। तो इस केस में भी यही हो रहा है कि जो कंपनी है वो क्रूड ऑयल का इस्तेमाल कर रही है पेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो अब वो चाहते हैं कि जो भी कंपनी उन्हें ऑयल जो क्रूड ऑयल है वो सप्लाई कर रही है वो उसको एक्वायर जो है वो कर लें। तो उसको एक्वायर वो करेंगे तो होगा क्या कि जो रॉ मटेरियल के सोर्सेज हैं उनके ऊपर उनका कंट्रोल कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए आप उस तरह के बिजनेसेस में जा रहे हो, उस तरह की कंपनीज को एक्वायर कर रहे हो, आप डाइवर्सिफिकेशन पीछे की तरफ लेकर के जा रहे हो, यानी कि अपने रॉ मटेरियल के सोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हो। अगर आप आगे की तरफ जाओ, जो भी आपकी कंपनीज हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं आपके प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाने में, तो उसको हम कहेंगे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जब आप कस्टमर्स तक पहुंचने के जो तरीके हैं उस बिजनेसेस में कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन की बिजनेसेस की तरफ जब आप जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द क्राफ्ट इरा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हमें क्राफ्ट इरा के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, बोला गया है कि 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन प्रोसेसेस क्राफ्ट इरा में हुआ करती थी, जॉब शॉप, बैच प्रोसेस एंड। तो पहली है जॉब शॉप, दूसरी है बैच प्रोसेस, तीसरी क्या होगी, मास प्रोसेस, असेंबली लाइन, सिंपल प्रोजेक्ट या फिर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट। व्हाट विल बी द राइट आंसर? So right answer of this particular question will be option number 3 which is the simple project. So जो हमारा क्राफ्ट इरा था, क्राफ्ट इरा ये बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस टाइम की बात हो रही है। सो बिफोर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमारे पास जॉब शॉप थी, बैच प्रोसेस था और सिंपल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हुआ करते थे। उसके बाद मास प्रोडक्शन आया और अभी जो चल रहा है दैट इज स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस इरा। तो ये आप सीक्वेंस भी याद रखिएगा, सबसे पहले क्राफ्ट इरा, फिर मास प्रोडक्शन एंड देन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस इरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूइंग सिस्टम अपीयर्स द मोस्ट फेयर टू द कस्टमर्स। कौन सा क्यूइंग सिस्टम सबसे ज्यादा सही होगा, फेयर होगा कस्टमर्स के लिए, ये हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि फीफो, सर्व इन रैंडम ऑर्डर सीरो, थर्ड ऑप्शन इज लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो, एंड फोर्थ ऑप्शन इज शॉर्टेस्ट प्रोसेस्ड फर्स्ट SPF. So what will be the right answer of this question? तो सही जवाब हमारे इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब भी कस्टमर्स क्यू में खड़े हैं, वो लाइन में खड़े हैं, तो मोस्ट फेयर सिस्टम कौन होगा? जो पहले आया आप उसे पहले सर्व करो, जो पहले आया है उसका काम खत्म करके आप उसे सबसे पहले भेजो, जिसे कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। राइट, सो राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिप्रेजेंट वॉकिंग। सो वॉकिंग को कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सबसे सही से रिप्रेजेंट करती है, ये हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ज्वाइनिंग ए क्यू एंड देन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लीविंग द कस्टमर थिंक्स इट विल टेक टू लॉन्ग टू disperse. Second statement is to go back on a promise or commitment. Third statement is the movement of a waiting customer from one queue to another, and fourth is none of the above. So what will be the right answer? Walking को सबसे सही यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट है जो रिप्रेजेंट कर रही है? सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ज्वाइनिंग ए क्यू एंड देन ऑलमोस्ट इमीडिएटली लीविंग द कस्टमर थिंक्स इट विल टेक टू लॉन्ग टू डिस्पर्स। तो वॉकिंग ये होती क्या है? वॉकिंग है जब मान लो आप किसी लाइन में खड़े हो, तो आप क्या करोगे कि आप किसी क्यू में खड़े हो और इमीडिएटली आपने उसको छोड़ दिया, ये सोचते हुए कि अभी बहुत टाइम लगेगा, मेरा नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। तो इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पर बोलते हैं वॉकिंग। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ये यूज होती है। सो याद रखिएगा वॉकिंग को ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इसको सही से रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट लीन प्रोडक्शन। सो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी हुई हैं अबाउट द लीन प्रोडक्शन, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी अबाउट द लीन प्रोडक्शन। फर्स्ट स्टेटमेंट है लीन प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम एनी प्रोसेस। सेकंड स्टेटमेंट इज लीन प्रोडक्शन रिलाइज ऑन स्पेसिफिक थ्रूपुट रेट ऑफ द होल ऑपरेशन। And the third statement is lean production relies on push principle, so it is related to the pushing goods through production to the completion. And the fourth is incorrect. So आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट होगी या फिर इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ये है आपका फोर्थ ऑप्शन। सो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर 3। सो देखिए जो लीन प्रोडक्शन होती है इसमें हमारी कोशिश होती है कि जितना भी वेस्ट है वो हम बिल्कुल एलिमिनेट कर दें हमारी सभी प्रोसेसेस से, और हमारी जो प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशन की जो प्रोसेसेस हैं वो इफेक्टिव बने। ठीक है, लेकिन जो लीन प्रोडक्शन जो है ये पुश प्रिंसिपल के ऊपर रिलाई नहीं करती है, पुल प्रिंसिपल के ऊपर रिलाई करती है। इसलिए हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाएगी। इसलिए जो थर्ड ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस मॉड्यूल ऑफ ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो हमें यहाँ पर बताना है कि चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा बिजनेस मॉड्यूल जो है वो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में नहीं आता। नॉट का क्वेश्चन है, ध्यान से। तो चार ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, प्लांट मेंटेनेंस, क्वालिटी मैनेजमेंट। तो हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा इनमें से ERP का मॉड्यूल नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3 एंड 4 ओनली, 3 एंड 4 ओनली 3 या फिर नन ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ द अबव। सो ऊपर हमें जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, चाहे वो फाइनेंस है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है, प्लांट मेंटेनेंस है या फिर क्वालिटी मैनेजमेंट है, ये सभी के सभी हमारे ERP यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के मॉड्यूल होते हैं। IERP होता क्या है? जिसमें हम इंटीग्रेट करते हैं अपने सभी बिजनेस फंक्शंस को। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं सभी को इंटीग्रेट किया जा सकता है ERP में, फाइनेंस को भी, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को भी, प्लांट मेंटेनेंस को भी और क्वालिटी मैनेजमेंट को भी। तो ये सभी के सभी हमारे मॉड्यूल हो सकते हैं एंटरप्राइज
रिसोर्स प्लानिंग में। हमसे पूछा गया था कि कौन सा इनमें से मॉड्यूल नहीं है ईआरपी का, तो सही आंसर हमारा इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ डीएसएस, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के इनमें से कौन से मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं, ये हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस, सेकंड इज मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम, थर्ड इज सपोर्ट टूल्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज द इंटरनेट। तो आपको यहाँ पर बताना है कि मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स इनमें से डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के कौन कौन से होते हैं। आपके ऑप्शन हैं ओनली 1, 2 and 3, 2 is only 2, 3 and 4, third is only 1, 3 and 4, and fourth option is on all 1, 2, 3 and 4. So what will be the right answer? तो सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओनली 1, 2 एंड 3। सो देखते हैं 1, 2 एंड 3 क्यों हुआ। तो हमसे पूछा गया है मेन सॉफ्टवेयर कंपोनेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में हमारे सारे प्रोसेसेस, सारे मेथड्स आ जाते हैं जिनकी हेल्प से जो भी हमारे मैनेजर्स हैं, जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। तो इसमें हमसे पूछा गया था कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल ये आएगा, मॉडल मैनेजमेंट सिस्टम ये भी आएगा, सपोर्ट टूल्स भी यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन इंटरनेट कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, इसलिए इंटरनेट हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। बाकी तीनों ही आपके सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विच इज 1, 2 एंड 3 ओनली। Next question is which of the following statement justifies the term co-preneurs? Co-preneurs को कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर जस्टिफाई कर रही है? फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, दे आर द इनोवेटर प्लेइंग द रोल ऑफ ए डायनामिक बिजनेसमैन एडिंग मटेरियल ग्रोथ टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Second statement is they have a strong drive for individual expression and more freedom in their present organizational structure. Third statement is they create business and then sell out, merge or combine. And fourth statement is they are entrepreneurial couples who work together as a co-owners of their business. तो चारों स्टेटमेंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सी स्टेटमेंट है जो जस्टिफाई करती है द टर्म कोप्रेन्योर्स को। बट विल बी द राइट आंसर। तो सही जवाब हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दे आर द एंटरप्रेन्योरियल कपल्स हु वर्क टुगेदर एज ए को ओनर्स ऑफ देयर बिजनेस। तो कोप्रेन्योर्स का मतलब क्या होता है? कोप्रेन्योर्स का मतलब है जब जो कपल होते हैं, जो हस्बैंड एंड वाइफ है, वो साथ में मिलकर के एक पर्टिकुलर बिजनेस को चला रहे हैं और वो एक पर्टिकुलर बिजनेस के को ओनर्स के रूप में एक्ट करते हैं। तो इस जब ये सिनेरियो होता है कि जब कोई कपल है जो मिलकर के बिजनेस को चला रहा है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को हम बोलते हैं कोप्रेन्योर्स। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, इसको आपने याद रखना है। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। Next question is the entrepreneurial process is to be followed again and again whenever any new venture is taken up by an entrepreneur. Accordingly identify the correct sequence for the entrepreneurial process. तो हमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो entrepreneurial process होती है उसको बार बार हमें फॉलो करना पड़ता है। जब भी कोई भी entrepreneur है वो किसी भी नए वेंचर को स्टार्ट करेगा तो उसे entrepreneurial process को बार बार फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस में यहाँ पर लगाना है entrepreneurial प्रोसेस को। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है सीक्वेंस, यहाँ पर 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान, मैनेजिंग कंपनी, डिस्कवरी, रिसोर्सिंग, हार्वेस्टिंग। इनको आपको सीक्वेंस में लगा करके बताना है कि इसका सही जवाब हमारा क्या होने वाला है। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विच इज 3, 1, 4, 2 एंड 5। क्यों होगा देखते हैं। सो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस है हमारी। तो एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का मतलब होता है कि जो भी स्टेप्स एक एंटरप्रेन्योर फॉलो करता है एक पर्टिकुलर बिजनेस को सेटअप करने में। तो सबसे पहले आएगा 3 यानी कि डिस्कवरी।
कोई भी बिजनेस आप सेटअप करने जा रहे हो, एक नया वेंचर आप सेटअप करने जा रहे हो, सबसे पहले आप करेंगे डिस्कवरी ऑफ द आइडिया। आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आएगी डिस्कवरी। सेकंड ऑप्शन आएगा, जब आपने डिस्कवरी कर ली, आपके पास आइडिया आ गया, एक बिजनेस आइडिया आ गया, अब आप करें बनाएंगे एक बिजनेस प्लान। आप डेवलप करेंगे अपने बिजनेस प्लान को कि मेरी कंपनी का नाम क्या होगा, कहाँ कहाँ पर हम उसको रजिस्टर करवाएंगे, हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, उसको हम मार्केट कैसे करेंगे, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो क्या होंगे, कितने रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट होगी। आपको अगर लोन की रिक्वायरमेंट है तो बिजनेस प्लान आपको वहां भी दिखाना पड़ेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, जब भी आपने डिस्कवरी कर ली आइडिया की, आप अपने बिजनेस प्लान को डेवलप करोगे। बिजनेस प्लान को डेवलप करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो है रिसोर्सिंग। अब जो भी आपने यहाँ पर डिसाइड किया होगा कि जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, राइट, इन टर्म्स ऑफ रॉ मटेरियल, तो वो वहां पर आप क्या करोगे, आप रिसोर्सिंग करोगे, आप चेक करोगे कि कहाँ से हम उन रिसोर्सेज को ले सकते हैं। उन रिसोर्सेज को लाना आप स्टार्ट करोगे, रिसोर्सेज को मोबिलाइज यहाँ पर आप करोगे। जब आपके पास सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, उसके बाद अपनी कंपनी को आप मैनेज करोगे। आपका बिजनेस अब सेटअप हो चुका है, उस बिजनेस को रन करने के लिए जो भी डे टू डे एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेंगी वो सारी आप करोगे। सो यू विल मैनेज द कंपनी एंड आफ्टर दैट हार्वेस्टिंग। सो हार्वेस्टिंग में क्या होगा, आप अपने बिजनेस को यहाँ पर वाइंड अप करोगे। जब भी आप अपने बिजनेस से पूरा प्रॉफिट ले लोगे, आप उसको हार्वेस्ट कर दोगे, या फिर आपको अपने बिजनेस में इनोवेशन लेकर आनी है, तो उस टाइम पर भी जो आपका पुराना बिजनेस है वो हार्वेस्ट यहाँ पर हो जाएगा, और आप नए प्रोडक्ट्स के साथ, नई सर्विसेज के साथ, नए इनोवेटिव टूल्स के साथ जो है वो मार्केट में उतरेंगे। सो लास्ट स्टेप हमारा आ जाएगा हार्वेस्टिंग। सो 3 1 4 2 5 ये हमारी करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगी एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की। Next question is, in the light of given statement regarding स्फूर्ति scheme, identify the correct ones। तो स्फूर्ति स्कीम है, तो स्फूर्ति स्कीम के बारे में हमें यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें करेक्ट वन यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्फूर्ति इज a scheme of fund for regeneration of traditional industries। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी कह रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च दिस स्कीम इन द ईयर 2005 विद द व्यू टू प्रमोट क्लस्टर डेवलपमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। स्टेटमेंट 1 ओनली, स्टेटमेंट 2 ओनली, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, या फिर बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बट विल बी द राइट आंसर। तो सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विच इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्यों करेक्ट हो जाएंगी, क्योंकि देखिए जो स्फूर्ति स्कीम है, स्फूर्ति की फुल फॉर्म बिल्कुल सही यहाँ पर दी हुई है, स्कीम ऑफ फंड्स फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पर्टिकुलर स्कीम को लेकर आई थी, जिसका नाम है स्फूर्ति, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम को लेकर के आई थी 2005 में, ताकि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनमें हम क्लस्टर डेवलपमेंट जो है वो कर सकें। क्लस्टर डेवलपमेंट की प्रमोशन के लिए स्फूर्ति स्कीम को लेकर के आए थे, जिसकी फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। पहले भी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछी जा चुकी है, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर, इसको याद रखिएगा। सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर मेंट फॉर प्रमोटिंग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट स्टेट लेवल। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, जो हमारी एसएसआईज होती हैं, उनको प्रमोट करते हैं स्टेट लेवल के ऊपर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है स्मॉल इंडस्ट्रीज सर्विस इंस्टीट्यूट, सेकंड इज स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, थर्ड इज स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, एंड फोर्थ इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। सो आपको बताना है कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्टेट लेवल के ऊपर एसएसआईज को प्रमोट करते हैं। आपके ऑप्शन है 1 2 एंड 3, 1 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, या फिर ऑल ऑफ द अबव। व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द एबव। सो देखिए जितने भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर ये ऑप्शंस में दिए हुए हैं, स्मॉल इंडस्ट्री सर्विस इंस्टीट्यूट, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर। सो चारों के चारों इंस्टीट्यूट जो है वो स्टेट लेवल के ऊपर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं। सो सही जवाब हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और करेक्ट। सो आपको बताना है इन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, एन एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू लेविंस्टन मे बी an individual or group of individuals having mainly the following two characteristics: gap filling, connecting different markets।
सेकेंड स्टेटमेंट है गैप फिलिंग इज अ वाइटल फंक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म्ड for production to take place and for the product to reach its customers. Third statement है Levinson's acknowledge entrepreneurs as of two types. One is the Schumpeterian innovative type and other is the routine management of ongoing business. So बड़ी statements हैं, अच्छे से इनको पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका right answer. तो सही आंसर हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. ओनली स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगी और स्टेटमेंट सेकंड और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाएगी. क्यों, ये देखते हैं. सो लिविंगस्टन ने अपनी एक्स एफिशिएंसी थ्योरी में दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी एंटरप्रेन्योर्स की. पहली है गैप फिलिंग और दूसरी है इनपुट कंप्लीटिंग, ना कि कनेक्टिंग डिफरेंट मार्केट्स. तो इसलिए हमारी यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है. स्टेटमेंट सेकंड बिल्कुल ठीक है गैप फिलिंग के बारे में. और लिविंगस्टन ने अपनी एक्स एफिशिएंसी थ्योरी में एंटरप्रेन्योरशिप को दो टाइप्स के बताया था. वन इज द Schumpeterian इनोवेटिव टाइप एंड सेकंड इज द रूटीन मैनेजमेंट ऑफ ऑनगोइंग बिजनेस. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. तो सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, जबकि हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी. राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज असर्शन रीजन का यहाँ पर सवाल है. असर्शन कह रही है एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स galvanize the economy by identifying new opportunities and redirecting resources to them, and reason is innovation is specific tool of entrepreneurs, the means by which they exploit change as an opportunity for a different business or different service. So आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा. अच्छे से इन दोनों assertion और रीजन को पढ़िए और बताइए what will be the right answer. तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2. बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी कह रही है एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स गैल्वेनाइज द इकोनॉमी बाय आइडेंटिफाइंग न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड रीडायरेक्टिंग रिसोर्सेज टू देम. तो बिल्कुल सही बात है. जो एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनकी हेल्प से वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज करते हैं एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में. तो असर्शन हमारी सही है. रीजन हमारा कह रहा है कि इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, जिसके द्वारा वो चेंज को एक्सप्लॉइट करते हैं. जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है, चेंज होता है, उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं और उससे वो डिफरेंट बिजनेसेस और सर्विसेज को क्रिएट करते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी. सो बिल्कुल सही हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी हो जाएगी. असर्शन और रीजन दोनों ही यहाँ पर ट्रू हैं, बट ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं. आर यहाँ पर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन सेटिंग अप ए स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज इन करेक्ट ऑर्डर. सो अगर आपको एक स्मॉल बिजनेस सेटअप करना है, सो कौन कौन से स्टेप्स आप यहाँ पर फॉलो करेंगे, उनको सीक्वेंस में आपको यहाँ पर लगाना है. तो 6 यहाँ पर आपके सामने स्टेप्स दिए हुए हैं. कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, अपग्रेड वोकेशनल स्किल्स, फाइनेंशियल implications, एक्सप्लोर मार्केट ट्रेंड्स एंड एफिस क्राइसिस मैनेजमेंट. सो सीक्वेंस में आपको यहाँ पर लगाना है इनको कि आप किस तरह से एक पर्टिकुलर स्मॉल बिजनेस को सेटअप करोगे. तो सीक्वेंस में लगाइए और बताइए व्हाट विल बी द राइट आंसर. तो सही जवाब हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ए बी सी डी ई एफ. तो जिस तरह से ऊपर दिया हुआ है उसी तरह से आपको यहाँ पर इनको लगाना था. ये हमारा राइट सीक्वेंस हो जाएगी. तो अगर आपको एक स्मॉल बिजनेस को सेटअप करना है, सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करोगे, ठीक है, कि किस टाइप का बिजनेस हम कर सकते हैं. आइडिया आपको जनरेट करना है, सो यू नीड इन्फॉर्मेशन. उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज करोगे. जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप रखोगे, बाकी को आप छोड़ दोगे. नेक्स्ट इज आप अपनी वोकेशनल स्किल्स को अपग्रेड करोगे, जो भी आपको स्किल्स चाहिए उस पर्टिकुलर बिजनेस को रन करने के लिए. इसके बाद फाइनेंशियल
इंडिकेशंस आएंगी, आप अपने फाइनेंसेस को यहाँ पर अरेंज करोगे जो भी आपको चाहिए, फिर आप मार्केट ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करोगे, एंड एट द एंड इज क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर कोई रिस्क जनरेट होता है, कोई भी अनसर्टेनिटी आती है, तो उससे डील करने के लिए आप क्या करेंगे, क्राइसिस मैनेजमेंट। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। Next question is, which of the following statements pertains to laissez-faire role of government in the context of industrial relations in India? So हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि in the context of industrial relations in India laissez-faire role जो है वो कौन सा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू इंटरवीन टू सेटल एनी डिस्प्यूट और इंडिकेट एनी इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। सेकंड स्टेटमेंट इज द गवर्नमेंट टेंडेड टू मेक सेवरल enactments to govern working conditions, wages and benefits, and formation of trade unions. Option number C is the government promotes consultation with the concerned parties prior to taking any policy decision in industrial relations to bring out any legislation. And D option is the government intervene is in the form of conciliation and adjudication. So what will be the right answer? laissez-faire role कौन सा होगा गवर्नमेंट का in context of industrial relations in India? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पता होना चाहिए था कि laissez-faire रोल इसका मतलब क्या होता है। आपने लीडरशिप में भी पढ़ा होगा, laissez-faire लीडरशिप क्या होती है, जहाँ पर आप फुल ऑटोनॉमी दे देते हो अपने वर्कर्स को काम करने की। सो गवर्नमेंट का laissez-faire रोल क्या होगा, laissez-faire रोल का मतलब है कि जब आप किसी भी तरह का कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेंगे इंडस्ट्री में, आप खुला छोड़ देंगे इंडस्ट्रीज को, जिस तरह से उनको काम करना होगा उस तरह से करेंगे। तो यही हमारी यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि गवर्नमेंट क्या है, रिलक्टेंट है टू इंटरवीन टू सेटल एनी डिस्प्यूट। ना तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, और ना ही वो इंटरेस्ट दिखाएगी इन द फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स। तो ना वो वेलफेयर के ऊपर फोकस करेंगे, ना ही वो किसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए इंटरवीन करेंगे। तो ये स्टेटमेंट हमारी रिप्रेजेंट कर रही है laissez-faire रोल को। बाकी तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर रही है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। तो सही आंसर हमारा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। Our last question for the day is, the approach calls for the treating every employee as an asset to the organization before punishing the workers. The cause for the indiscipline has to be ascertained. An analysis of the cause is made to find out whether indiscipline is due to the failure of his training and motivating system or the individual's own failure to meet the requirement, and accordingly corrections are made. Which approach of discipline management is being discussed in the above lines? तो आपको यहाँ पर ये केस दिया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि एक ऐसी अप्रोच है जिसमें सभी इंप्लॉयज़ को एक ऑर्गेनाइजेशन की एसेट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। उन्हें पनिश करने से पहले जो भी इनडिसिप्लिन हुआ है वो किस तरह से हुआ है उसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। जो फेलियर है वो ट्रेनिंग और मोटिवेशन सिस्टम है क्या उसके फेलियर से आया है, या फिर इंडिविजुअल की अपनी कोई गलती है। तो ये हम जब पूरी इसका पूरा एनालिसिस हम करेंगे तो कौन सी डिसिप्लिन मैनेजमेंट ऐसी टेक्निक है जिसमें ये पर्टिकुलर चीज़ें फॉलो होती हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके ऑप्शन है जुडिशियल अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ह्यूमन रिसोर्सेज अप्रोच, या फिर ग्रुप डिसिप्लिन अप्रोच। बट विल बी द राइट आंसर? तो सही आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। तो डिसिप्लिन मैनेजमेंट की जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है ये कहती है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम एज एन एसेट कंसिडर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, और जो भी उनका कोई फेलियर हुआ है, इनडिसिप्लिन है, उसकी हम तह तक जाएंगे, उसको पूरी तरह से एनालाइज करेंगे और तभी कोई एक्शन हम यहाँ पर लेंगे। तो ये हमारी अप्रोच हो जाती है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू द डिसिप्लिन मैनेजमेंट। सो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने 25 MCQs को डिस्कस किया फॉर द UGC नेट मैनेजमेंट। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और इस सेशन ने आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करी होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।